नमस्कार दोस्तों, जैसे हमें सभी को पता है कि क्लेम करने के लिए हमारे पास 1 या 2 दिन बचे हुए हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को, क्योंकि वो किसी भी टीचर से पूछ रहे हैं तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्लेम कैसे लगाएँ, कौन से क्वेश्चन पे लगाएँ, क्या प्रमाण दें? थोड़ा बहुत हम इस पे डिस्कस करेंगे। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल 100% एक्यूरेट बोल रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा और आप लोग अपनी बुद्धि से काम लें, थोड़ा धैर्य से काम लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का जनक कौन है? अब बहुत से लोगों ने इसमें क्या लगा के आए हैं, पुरंदर दास। अब आप खुद एक बात सोचिए, पुरंदर दास का कभी आपने हिंदुस्तानी म्यूज़िक में कभी नाम सुना है? हो सकता है कर्नाटक में सुना होगा, तो हिंदुस्तानी में तो आपने नहीं सुना है। तो सीधी सी बात है। और इसका फोर्थ जो आंसर लिख रहा है नारायण गुरु, यदि नारायण भातखंडे होता तो भी फिर हम लगा देते। अब नारायण गुरु भी हमने कभी नाम नहीं सुना, अगर है ना। तो इसका सीधा सीधा आंसर तानसेन ही होना चाहिए, अगर वो आंसर के अकॉर्डिंग हम देखें तो। बाकी तो अगर देखें तो हिंदुस्तानी संगीत का जनक मुझे लगता है कि भातखंडे होना चाहिए, या फिर हिंदुस्तानी में हम जैसे अमीर खुसरो जी ने भी काफ़ी सारे आविष्कार किए हैं। तो अगर खुसरो जी होते तो उनका नाम आना चाहिए था, तानसेन है तो उनका आ रहा है। भातखंडे होते तो सीधी सी बात है भातखंडे जी ही होना चाहिए, लेकिन तानसेन है तो पहला ये क्वेश्चन हम, आप चाहें तो लगा सकते हैं क्लेम, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तबला वादन में मानक ठेका में संशोधन किस प्रकार की तात्कालिकता में शामिल होता है? अब ये मतलब तबला वादन जब हम करते हैं तो ठेका में संशोधन किस प्रकार की तात्कालिकता में शामिल होता है? ये बहुत ज़्यादा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ये तबले वाले भी कंफ्यूज हो रहा है इसमें। तो मेरे हिसाब से इसका बोल बनाओ तो नहीं होना चाहिए, इस पे क्लेम आप कर सकते हैं, क्योंकि बोल बनाओ जो क्वेश्चन होता है वो होता है ठुमरी के लिए। तो मेरे हिसाब से ये आंसर तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने इस पे पता नहीं तरह तरह के जवाब दिए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ये वाला आंसर कोई भी नहीं मतलब किसी को भी नहीं पता था कि ये आंसर हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस पे क्लेम करने की बात कही है। तो आप बिल्कुल इस पे क्लेम कर सकते हैं बेझिझक, और लगभग आपके 150 से 200 रुपये एक क्लेम चार्ज लगेगा एक क्वेश्चन पे। तो बिल्कुल पैसा खर्च करने में पीछे ना हटें, क्योंकि एक एक नंबर यहाँ पर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और देखते हैं हम। चलिए, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि संगम साहित्य में वाद्य यंत्र के लिए तमिल शब्द का उल्लेख है। तो ये तो सीधा सा, इस पे क्लेम करने का कुछ नहीं है। इसका आंसर जो रहेगा वो करुवी ही रहेगा, क्योंकि करुवी जो है वो तमिल शब्द का है। तो ठीक है, इस पे क्लेम नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राग जौनपुरी की रचना, ये भी क्लेम वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये सुल्तान हुसैन शर्की जी नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। बस्तर में परंग ढोल बजाने के लिए कौन सी जनजाति मानी जाती है, जनजाति जानी जाती है? तो देखिए, परंग ढोल बजाने, पहली बात तो मेरे हिसाब से हमारे पास सिर्फ 4 जनजातियों के ही दिए थे। जो लोकगीत भी थे वो भी हमें 4 प्रकार के दिए थे। बघेलखंड, बुंदेलखंड, है ना, मालवा और निमाड़। तो उस हिसाब से देखें तो इसमें तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। और अगर ढोल बजाने वाली बात तो बहुत डीपली इन्होंने दिया है, और शायद भील और गौंड जाति सबने सुने हैं, तो इन लोगों ने यही आंसर लगाए हैं। लेकिन इस पे मुरिया दिखा रहे हैं, तो आप उस चाहें तो इस पे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। बाकी आपकी क्या राय है, आप बताइए। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं इसमें क्लेम, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है अपने सिलेबस में नहीं था। तो बहुत सारी प्रकार से आप क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया हो, क्वेश्चन गलत आया हो, आंसर गलत आया हो, क्वेश्चन आंसर दोनों गलत आए हों, या फिर आप भ्रम भ्रम की स्थिति में हो, या फिर हिंदी में गलत लिखा है क्वेश्चन, इंग्लिश में सही लिखा है तो क्लेम ना करें, लेकिन दोनों लैंग्वेज में गलत लिखा है तो आप क्लेम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी थोड़ा सा टेढ़ी खीर साबित हुआ ये क्वेश्चन। रस सिद्धांत के अनुसार राग दरबारी कानड़ा से सबसे अधिक संबंधित कौन सी भावना है? ठीक है, तो ये मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ा है, और मैंने इसको शायद मैं भी गलत लगा के आया हूँ। लेकिन इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया रौद्र, रौद्र क्रोध। तो इस पे चाहें तो आप क्लेम कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, है ना। ये आप अपने हिसाब से किसी से पूछ के इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। कौन सा संगीत रूप आमतौर पर भक्तिपूर्ण होता है और सरल लेकर जटिल रचनाओं तक भिन्न
होता है। अब देखिए धमार और तराना तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कभी भी किसी के ज़हन में नहीं आएगा। अब बचा सिर्फ ख़याल और भजन। अब देखिए पहले भक्तिपूर्ण होता है, इसलिए हमारा दिमाग जाएगा भजन के ऊपर, और आंसर भी इसका भजन ही यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों ने इसलिए ख़याल लगा दिया, मैंने भी इसलिए ख़याल लगाया था, क्योंकि ख़याल में भी भगवान मतलब भक्ति से पूर्ण श्रृंगार रस हुआ, या भक्ति से रिलेटेड भगवान के बंदिशें चल रही हैं, बंदिशें छोटा ख्याल गाया जा रहा है ना। तो और बड़े ख्याल में ही भगवान से रिलेटेड ही चीज़ें रहती हैं, ईश्वर को मनाने से उनके मतलब भक्तिपूर्ण होता है ओवरऑल, तो उस हिसाब से देखें। और वो जटिल भी होता है, क्योंकि उसमें लास्ट में हम छोटे ख्याल में तराना भी ऐड कर देते हैं, और कई सारे बोल भी काफ़ी जटिल होते हैं कई बार, और इसमें हम आलाप भी ले रहे हैं, सारी चीज़ें ले रहे हैं, और ठीक है आप समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से तो ये इसका ख्याल होना चाहिए था, इसलिए मैं ख्याल लगा के आया, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चंस को कम से कम 10 बार अच्छे से पढ़ा था। लेकिन चूंकि मुझे डर भी लग रहा था कि हो सकता है इसका भजन हो, तो इसका भजन दिया गया है, इसलिए मेरा ये गलत हो गया है। आप चाहें तो इस पर क्लेम कर सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए अपने हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसन्य गीत, ये तो मैं जानबूझ के मेरे से गलत हो गया पता होते हुए भी, क्योंकि मैंने 2 किताब में अलग-अलग पढ़ लिया था, तो मैं मौत ही लगा के आ रहा था, तो इस पे क्लेम की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा उलझा हुआ है। इनमें से कौन सी सितार के लिए ट्यूनिंग प्रक्रिया की विशेषता है? सितार में कोई अनुकंपी तार नहीं होता। सितार के अनुकंपी तारों को मुख्य तारों के समान स्वर में ट्यून किया जाता है। सितार को बिना किसी सूक्ष्म संयोजन की आवश्यकता यांत्रिक खूंटियों का उपयोग करके ट्यून किया जाता है। और ब्रिज फाइन पर मैंने ये ब्रिज वाला इसलिए लगाया था ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा जैसे तानपुरा रहता है, या मान लीजिए मैं गिटार प्लेयर हूँ, मैं गिटार प्ले करता हूँ, तो क्या होता है खूंटियाँ तो सब में ही होती हैं, तो खूंटियाँ से ट्यून तो हो जाएगा, लेकिन फाइन ट्यूनर की मदद से इसलिए ट्यून किया जाता है, क्योंकि कई बार खूंटियों की वजह से भी सितार गिटार या जो भी तंत्री वाद्य होते हैं प्रॉपर ट्यून नहीं होते, मतलब उनमें थोड़ी सी फाइन तरीके से और ट्यूनिंग रह जाती, फाइन ट्यूनिंग रह जाती है। तो इसीलिए मैंने इसका आंसर था ब्रिज पर फाइन ट्यूनर्स का उपयोग करके लगा दिया था, तो जो कि मेरा गलत माना गया है। सितार के अनुकंपी तारों को मुख्य तारों के समान स्वर में ट्यून किया जाता है, आंसर ये भी सही है, लेकिन ब्रिज पर फाइन ट्यूनर्स को कर करके पिच को समायोजित किया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आंसर भी सही होना चाहिए, चाहे तो आप इस पर क्लेम कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि ये फोनेटिक साउंड मुझे लगता है कि हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा सुरों पर क्वेश्चन दिए हैं, सुरों पर भी नॉर्मल नहीं बहुत डीपली क्वेश्चन दिए हैं कि ध्वन्यात्मक ध्वनि ये हमने कभी आज तक सुना ही नहीं है। फोनेटिक साउंड मैं मान रहा हूँ कि ये साउंड का क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गहराई वाला ऐसे क्वेश्चन में मेरे हिसाब से नेट लेवल के क्वेश्चन मैं मानता हूँ। मैं भले वो सरल क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि हमने ये पढ़े नहीं है कभी, क्योंकि हमने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काम किया है, ऊपर से इतना बड़ा सिलेबस दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस पे क्लेम लगना चाहिए। और ये क्वेश्चन का आंसर समझ ही नहीं आ रहा है, 35 20 10 30, तो हमने तुक्के में मारा था तो 35 लगा दिया था, लेकिन इसका आंसर 20 बताया जा रहा है। ये पक्का क्लेम आप कर सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नीचे के ए नोट से हम कितने स्वर सब तक बजा सकते हैं? तो इसका देखा जाए तो वैसे तो 7 होना चाहिए, मैंने 5 लगाया क्योंकि उस समय टाइम नहीं था और जल्दी जल्दी में ये हो गए, लेकिन मेरे हिसाब से 7 सही है। क्योंकि देखिए एक जो कीबोर्ड होता है उसमें 84 के समथिंग कीज़ होती हैं, हारमोनियम में कम कीज़ होती हैं, तो हारमोनियम में तो 3 ही सब तक रहते हैं, लेकिन कीबोर्ड में 7 सब तक हो सकते हैं, पियानो में 7 सब तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तबला के संदर्भ मात्रा शब्द का अर्थ है। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि व्यक्ति एक ताल चक्र के भीतर धड़कता है, ये क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा है। तबले के संदर्भ में मात्रा शब्द का क्या अर्थ है? व्यक्ति एक ताल के भीतर धड़कता है, ये क्वेश्चन पे आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर कोई गुणीजन से ज़रूर पूछें। मैं कोई गुणीजन नहीं हूँ, इसलिए इसका आंसर मुझे नहीं पता है। जो मुझे पता है सिर्फ मैं उन्हीं पे बात करूँगा, फालतू की बातें मैं नहीं करूँगा, झूठी। मैं किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करना चाहता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये क्वेश्चन भी गलत हुआ है। निम्नलिखित में से किस राग का संयोजन वादी संवादी और अनुवादी के बीच घनिष्ठ संबंध होने की बात कही गई है? राग देश, राग यमन, हंसध्वनि, भैरव। तो इसका मैं देश लगा के आया था, लेकिन इसका राग यमन बता रहा है। ये भी आपको अब फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्लेम वाला क्वेश्चन है। चलिए, धर्म और संस्कृति में परंपराओं को महान संशय का एक उदाहरण कौन सा है? वैदिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन। मैं यहाँ पे क्या है, भक्ति आंदोलन आंसर है। मैंने वैदिक लगा के आया हूँ। ये भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा क्वेश्चन। चलिए, श्री रंजनी, ये तो पक्का 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 101% ये तो गलत ही है। क्योंकि देखिए, पहले बात तो श्री रंजनी कोई राग नहीं होता। राग होता होगा तो हिंदुस्तानी संगीत में तो मैंने अभी तक नहीं सुना, और अगर होगा भी तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उस हिसाब से ये संपूर्ण शारदा ऑर्डव, इसका आंसर शारदा है। लेकिन चूँकि वैसे तो शिवरंजनी ऑर्डव होता है ना, और मैं संपूर्ण लगा के आया हूँ। मैंने आंसर गलत लगा के आया हूँ, मैं मान रहा हूँ। लेकिन मैं शिवरंजनी सोच के भी, मतलब मुझे लगा शिवरंजनी नहीं है, इसलिए मैंने मन से लगा दिया। नहीं तो बेसिकली देखा जाए तो इसका आंसर शिवरंजनी के हिसाब से ऑर्डव होना चाहिए, और इसके हिसाब से ये शार्डव बता रहा है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इस हिसाब से इसके पे तो पक्का ही एक क्लेम लगेगा। 1 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा, इस पर आप क्लेम लगा दें। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसकी आईडी, जो भी आपके आंसर की में हो सकता है सबका शायद सेम ही आईडी होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो श्री रंजनी पे 100% लगा दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वो है शिवरंजनी काबरू। ये तो मेरे मन से गलत होगा, इसको छोड़ो। कौन सा हाँ, कौन सा संगीतकार महती और लवंगी जैसे नए रागों से जुड़ा है? ठीक है, तो इसमें लिखा है बाल मुरली कृष्ण। अब आप ये बताइए, ये हमारे सिलेबस में थे ही नहीं ये सर, जो भी इनका नाम दिया गया है। अगर कुमार गंधर्व जी की बात होती, रविशंकर जी की बात होती, सुब्बलक्ष्मी की बात होती तो समझ लेते ये तो कोई नए व्यक्ति हैं। मेरे हिसाब से इस पर भी लगना चाहिए, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हैं। और ऐसे ही वर्ग 3 में मलयालम वगैरह कौन कौन सी भाषा दी थी, बंगला भाषा दी थी, और नृत्य के भी कई क्वेश्चन दिए हैं, तो वो भी गलत हुए लोगों के। तो उन पे बाकायदा क्लेम करना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये परमेल प्रवेशक राग संगीतकार को प्रबंध करने की चुनौती देते हैं। एक ही रचना में रागों के बीच मधुर परिवर्तन। ये भी समझ में नहीं आया था मुझे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा घराना अतिव्यापी स्वर और व्यवस्थित तालाब प्रतिशत पेचीदा और जटिल राग विकास के लिए जाना जाता है? छोड़िए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लेम का है। देखिए, 2 क्वेश्चन मैं 100% क्लेम के लिए बता रहा हूँ आपको। एक ये वाला और एक शिवरंजनी वाला। कौन सा स्वर पूर्वांग और उत्तरांग के बीच विभाजन बिंदु का काम करता है? अब देखिए, ये क्वेश्चन पे काफ़ी लोगों को डाउट है, क्योंकि मैं लगा के आया था माँ, क्योंकि माँ अर्धदशक स्वर होता है, और सारी जितनी भी किताबें पढ़ी सब में माँ लिखा था। और ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, क्योंकि मुझे पता था अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो इसमें दोनों आंसर ज़रूर दिए हो सकते हैं, तो इसलिए मैं माँ लगा के आया था। लेकिन लोग इस पे बहस कर रहे हैं कि पा है, और ख़ास तौर से बहस वो कर रहे हैं जिनका सही आंसर है, तो उन्हें बहस नहीं करना चाहिए। ये इसका मेरे हिसाब से आंसर माँ आएगा, क्योंकि अब दोनों इन्होंने दिया है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, मतलब इसका आंसर गलत है। ये क्लेम का क्वेश्चन है। तो एक ये और एक शिवरंजनी वाला, और एक श्रुति वाला भी है, लेकिन शायद वो वर्ग 3 में है। तो उस पर भी आपको लगाना है कि कौन कौन सी श्रुति माँ की, और कौन कौन सी श्रुति, कितनी श्रुतियाँ मानी गई हैं। तान को विभिन्न ज्ञात संरचना में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया है हमारा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये देखते हैं, मोहिनी राग की रचना किसने की थी? गुलाम अब्बास खान। ये भी मेरे हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस है। ये क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया कि ध्रुपद संगीत का सबसे अच्छा वर्णन करता है प्रकाश। मैंने प्रकाश और लयबद्ध कर दिया था। देखिए, लयबद्ध तो होता ही है। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए छोड़िए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उन्हें पे बहस नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सी थाट प्रणाली हिंदुस्तानी कर्नाटक संगीत में विस्तृत और व्यापक है? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? कर्नाटक संगीत यदि व्यापक है तो कैसे है? इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत सबसे अधिक व्यापक है।
भूता सांख्य, इसका क्वेश्चन था भूता सांख्य किससे जुड़ा है। अब हमने आज तक सुना ही नहीं है भूता सांख्य क्या होता है, तो ये किस टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं एमपी टेट वालों ने, ये समझ में नहीं आ रहा। या तो ये पूरा पेपर सरल दे देते यदि इनको सबको जॉब देना है, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घुमाने वाले डरावने क्वेश्चन हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं। अभी ये काट पे आदि भगवान जाने, जिसने पढ़ा होगा उसने तो लगा दिया होगा, वरना मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा ये क्वेश्चन। कैथोलिक मास के लिए कौन सा संगीत रचा जाता है, तो इसका ग्रेगरी, इस पे भी लगा सकते हो आप, क्योंकि ये इस टाइप के कोई क्वेश्चन ही नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब क्वेश्चन होंगे तो वो ऐसे हैं कि जो हमारे सिलेबस में नहीं है, व्यक्ति कहाँ से पढ़ेगा भाई, और ये कैसे क्वेश्चन बना है। आप बिल्कुल इस पे भी लगा सकते हैं क्लेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राग परज और बसंत में क्या अंतर है, तो आप इस पे भी क्लेम कर सकते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं, राग ऊपरी सप्तक में बढ़ता है और जबकि बसंत आरोही स्वर और अति गंभीर प्रकृति पर। अभी तक मैंने 2 तो कंफर्म बता दी, बाकी मैं 50-50 बता रहा हूँ या 50-80 बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं क्लेम। मेरे भी कई क्वेश्चन गलत हो गए हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये नहीं कि आपको उस चीज़ आ नहीं रही है। देखिए टाइम का भी इशू हो जाता है, कई बार टाइम नहीं बचता है और थोड़ी घबराहट भी होती है पेपर देते समय, ऐसा नहीं है। तो आप किसी को नंबर से ना आके, किस काल में भारतीय संगीत का हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैलियों में विभाजन हुआ, इसका यहाँ पे मैं आधुनिक काल बता था, लेकिन इसका मध्यकाल है। चलिए नवरस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी रस की सही परिभाषा नहीं है, करुणा आनंद है, इसमें आंसर दिया है। चलिए मृदंगम किस प्रकार का है, तो इसमें मैंने कॉर्डोफोन लगाए थे, इन्होंने मेम्ब्रोफोन बताया है। ये वाला क्वेश्चन भी 100% क्लेम वाला है। अभी ये मुझे याद नहीं आ रहा कि वर्ग 2 का है कि 3 का है, तो आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राग रात्रि के समय गाया जाता है। देखिए भैरव तो नहीं गाया जाता, क्योंकि भैरव प्रातः काल का राग है। बिलावल दिन के सेकंड प्रहर मतलब दूसरे प्रहर का राग है, ये 2 तो नहीं हो सकते। दरबारी कानड़ा और देश, ये दोनों रात्रि के दूसरे प्रहर में गाए जाते हैं। मध्य रात्रि में गाया जाता है दरबारी कानड़ा, और देश में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि रात्रि का दूसरा प्रहर। तो ये भी एक गलत क्वेश्चन है, इसमें भी आपको नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो 3 से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है यदि आप क्लेम करते हैं तो। एक ये क्वेश्चन भी टोटली गलत है। देखिए प्राचीन प्रणाली में किस स्वर को सबसे अधिक श्रुतियाँ दी गई हैं, पा को दी गई हैं, माँ को, रे को, गा को। अब आपको पता है कि सा मा पा, सा मा और पा तीनों को 4-4 श्रुति दी गई हैं, आपको पता है ना। 4-4-3-2 4 है ना, 4-3-2 4-4-3-2, तो उस हिसाब से लगाई। देखिए 4-4-3-2 मतलब सा, 4-3-2, फिर से 4 माँ और 4 पा, ठीक है। तो मतलब 4-4 श्रुतियाँ आ रही हैं ना, समझ में आ रहा है आपको। ये भी क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, आप क्लेम कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम ये सामयिक, इन्होंने इस प्रकार से चीज़ों को बताया 4-2-3 4-2-3-4, ये तो मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा मुझे। तो आप इसमें आपको 4-3-2 4-4-3-2 के हिसाब से देखना पड़ेगा श्रुतियों को। चलिए इसी प्रकार ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो जल्दी से जल्दी क्लेम करिए। धन्यवाद।